हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि स्टडी विद जीनियस क्लास 10th के और 12th के दोनों क्लासेस के जो है ऑब्जेक्टिव्स शुरू किए थे मैंने, लेकिन 12th में वो फीडबैक नहीं मिला मुझे जो कि क्लास 10th में मिला। तो साथियों, मैंने फिर क्लास 10th को ही जारी रखा, क्लास 12th को बंद कर दिया है। तो साथियों, मेरा हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं, सामाजिक विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लोग वहां से प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगी। कुछ लोगों की बार बार कमेंट्स आ रही थी कि सर विज्ञान के कब शुरू होने वाले हैं। तो आज विज्ञान शुरू हो गया है साथियों। इंग्लिश भी शुरू होने वाला है, संस्कृत और गणित और बचेंगे, उसके बाद में आप लोगों के सेट्स करवाना शुरू कर दूँ। तो फटाफट से साथियों शुरू करते हैं हम लोग, है ना। आप सभी के लिए जो है आज मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस के जो है ऑब्जेक्टिव्स करवा रहा हूँ। शुरू करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक बनते हैं, और अभिकारक से क्या बनता है, अभिकारक से जो है क्या बनता है, ध्यान रखिएगा क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, ठीक है। अब उत्प्रेरक क्या होता है साथियों, किसी अभिक्रिया को दर को बढ़ाने का कार्य करता है। जो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है साथियों, ऐसा तत्व होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन अपना किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अभिकारक कहलाता है, ठीक है। फटाफट से साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। खोलते पानी में जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन होना, और जो है नमक का पानी में घुलना। तो ये सारी चीजें जो है साथियों क्या है, इसमें सही आंसर ये है साथियों, एलपीजी का दहन जो होना, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। खोलते जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघल कर जल बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना ये भी जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी का दहन जो है भौतिक नहीं, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूं साथियों। वियोजित अभिक्रिया। अब वियोजित अभिक्रिया किस अभिक्रिया को कहते हैं साथियों, जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थों में वियोजित होता है। तो वियोजित अभिक्रिया की एक पहचान बताऊंगा मैं आप लोगों को। वियोजित अभिक्रिया की पहचान ये होगी साथियों, उसमें स्टार्ट में केवल एक ही तत्व रहेगा। क्या इसमें एक तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। इसमें जिंक और जो है H2SO4 है। इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जुड़ के अलग तरीके से केवल इसमें एक पदार्थ है CaCO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यही हमारे किसका, वियोजित अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ओके, फटाफट से लाइक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है हम उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, दो तरह की है जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, शोषण। स इसमें भी है तो इसमें भी क्या आना चाहिए, स आना चाहिए, ये ट्रिक है मेरी। तो अवशोषण है ना, उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ये सलजम आप लोग इनमें सब में ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, शोषी में मिलेगा। तो शोषी मेरा क्या है, सही उदाहरण है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। ओके, बढ़ता हूं अगले क्वेश्चंस की ओर। लोहे में जंग लगना एक किस तरह का जो है उदाहरण है। अपचयन का है, विस्थापन, उपचयन, या क्या हो रहा है, अपचयन या वियोजित। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों, ये एक तरह का क्या है, उपचयन। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, उपचयन। इसके बारे में पढ़ लेना साथियों, संक्षारण किसे कहते हैं, इसका डिटेल क्वेश्चंस भी आता है, वो आईएमपी मान सकते हो। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें विकृत गंधिता हो जाती है। क्या होती है, विकृत गंधिता। ये हमने पढ़ा था, विकृत गंधिता से बचने के लिए उसमें जो है नाइट्रोजन गैस जो है डाला जाता है। हाँ। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने मोल। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन है साथियों 2 और ऑक्सीजन 1 है, तो 2s2 1, ठीक है।
अगला साथियों, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? कौन सा है? नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा और जिप्सम। जब हम इनके फार्मूले पढ़ते हैं, इनके चारों के फार्मूले आप जो है ढूंढना और लिख लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आ भी सकते हैं। तो 4 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। खाने का सोडा है ना, उसमें जल, क्रिस्टलन जल युक्त नहीं होता है। कौन सा सोडा? खाने का सोडा। ठीक है, इनके फार्मूले पढ़ लेना है ना। पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, उनका पीएच मान कितना होता है साथियों? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन साथियों 10वां, सोने प्लूटोनियम को गलाने के लिए गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो सांद्र नाइट्रिक तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3:1 के रेशो में बनता है, और उस अम्ल को हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। ये ध्यान रखना, ये कितने अनुपात में, इस पे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ये भी प्रश्न बन सकता है। पीएच स्केल की खोज जो सोरेनसेंस ने की थी, और इसकी जो परास होती है कहां से कहां तक डिनोटेट करता है? तो 0 से 7 तक करता है। 0 से 14 तक। तो किस तरह से होता साथियों? ठीक है, तो 0 से 7 और 7 से 14, तो ये इधर वाली चीजें क्या होती? एसिडिक। और इधर, और 7 जिसकी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? उदासीन। ठीक है, ओके, बढ़ता हूं अगली ओर, है ना। अम्ल, क्षारक, लवण जल, कौन सी अभिक्रिया है? जब अम्ल और क्षार दोनों मिलके अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल बनाते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं साथियों उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अम्ल प्लस क्षार बन रहा है, क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो उदासीन हो जाएंगे, है ना। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन से सोडियम उपयोग का उपयोग किया जाता है? Na2CO3 का। किसका है? Na2CO3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों, एक धातु जो चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो पिछले साल बनाया था, ध्यान दीजिए। सोना भी कड़क होता है, एल्यूमिनियम लोहा, तो आप खुद देखिए कौन सा है? सोडियम। इसी तरह से लिथियम धातु भी साथियों बहुत ही मुलायम रहती है, उससे भी चाकू से काटा जा सकता है। कभी इसका चेंज कर दे, वो सोडियम की जगह जो है लिथियम दे दे, तो लिथियम भी हमारा जो है सही रहेगा, है ना। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? जब हम किसी चीज को साथियों खींचते हैं तो वो कहलाती है हमारी तन्यता। क्या कहलाती है? तन्यता। जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो कहलाती है उनकी तन्यता। अब आघातवर्धन, आघातवर्धनीयता क्या होती है साथियों? किसी चीज को पीट पीट कर चादर के रूप में बनाना, उसकी आघातवर्धना कहलाती है। चालकता, उष्मा और विद्युत का चालक बनना, उसके अंदर से उष्मा और विद्युत का प्रवाह होने देना, क्या कहलाता है? चालकता। ठीक है, इसी तरह से मैं आगे बात करता हूं कि धात्विकता क्या कहलाती है साथियों? धातुओं के जो धात्विक गुण होते हैं वो कहलाते हैं धात्विकता। ठीक, ओके, फटाफट से कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 15 प्रश्न। लाइक करके आगे बढ़ते जाइएगा। क्षारीय धातु क्या है? देखिए, जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं साथियों, तो पीरियोडिक टेबल में जो, देखो पीरियोडिक टेबल इस तरह से, तो ये इधर की जो धातुएं होती है साथियों, ये दो हाइड्रोजन के नीचे वाली, है ना, लिथियम, सोडियम, है ना, ये सारी धातुएं कौन सी कहलाती है? हमारी धातुएं, ये धातुएं ध्यान दीजिएगा क्या कहलाती है? हमारी क्षारीय धातुएं कहलाती है। तो सोडियम उनमें से एक ऑप्शन है, तो सोडियम क्या होगा? क्षारीय धातु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो कौन बनाता है? ध्यान दीजिएगा,
तो ध्यान रखिएगा यहाँ से कौन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड्स बनाता है। तो इसका सही आंसर है साथियों एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम जो है क्या बनाती है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। अगला साथियों 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सी मिश्र धातु पारद अवयव है? अब जहां पारद लिखा है, पारद का मतलब होता है साथियों Hg किसका है? मरकरी का। तो कौन सा हुआ? अमलगम। अमलगम किसको है? पारद का बना हुआ। या आपसे पूछ ले कि पारा धातु पारद दोनों एक, ये मरकरी। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? जब जब धातु जल के साथ क्रिया करते हैं साथियों तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अक्रियशील है ना, अभिक्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है? तो क्या होता है साथियों, टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक की बजाय हम किसका लेप करेंगे? टीन का लेप। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, लोहे के फ्राइंग पैन हाँ को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन सी विधि उपयुक्त है? हम जानते हैं जिंक की परत चढ़ाते, गैल्वेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं जस्तीकरण हिंदी में कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, खाना खाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आई है और क्या क्या है? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अगर बाहर से तली काली हो रही है तो ईंधन आपका पूरी तरह से नहीं जल रहा है, वो नहीं जल रहा है तभी तो वो जो है धुआं बना रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों मेरा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो हम जानते हैं साथियों स्वपोषी पोषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में ये तीनों जरूरी होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है। आज कल में मैं साथियों आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। हिंदी की पीडीएफ भी जो है आप लोगों की अवेलेबल हो जाएगी। दोनों पीडीएफ फटाफट से डाउनलोड करके एक दो बार रिवाइज कर देना, एक दो बार क्लासेस देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। श्वसन की प्रक्रिया होती है अपचयन, उत्सर्जन, उपचयन, अवशोषण। कौन सी होती है? अपचयन। कौन सी होती है? अपचयन। ठीक है। 25वां प्रश्न है साथियों, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो कौन सा भाग करता है? छोटी आंत। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में, माइट्रोकांडिया में, केंद्रक में, या डीएनए में? कहां होता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है। पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ होती है? कोशिका के पावर हाउस में। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइट्रोकांड्रिया। 48वां सिस्टम प्रश्न साथियों, पादक में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, दो तरह से होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है साथियों? जल को ले जाना, ये ट्रिक ध्यान रखना, ज से जल। तो ये क्या करता है? जल के वहन के लिए। ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है? फैलाता है। ठीक है। फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है, किसका परिवर्तन वहन होता है? भोजन का। फैलाना, फैलाना किसको है? भोजन को। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है? कौन सी तंत्रिका कहलाती है? संविधित तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका,
प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका या परिवर्तित तंत्रिका कोशिका कौन सी कहलाती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अग्र में, पश्चिम में, मध्य में या मेरु मेरु रज्जु में? तो कहां होता है? अग्र मस्तिष्क में। रक्तदाब, लार आना, वामन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ होता है? पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में रक्तदाब, लार आना, वमन का केंद्र जो है ये वहां पर मौजूद होता है। ठीक है। 33वां क्वेश्चन से साथियों, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी प्रतिक्रिया मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है? किस भाग से होती है? अनुमस्तिष्क से, अग्र मस्तिष्क से, मेरु रज्जु से या मध्य मस्तिष्क से? तो कौन से? अनुमस्तिष्क से। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से पादक हार्मोन्स हैं? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन तो मानव हार्मोन्स है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है पादक हार्मोन्स है। अगर बहुत सारे ध्यान रखना, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन कौन से? पादक हार्मोन्स नहीं है, जंतु हार्मोन्स, मानव हार्मोन्स। पादक हार्मोन्स का एक उदाहरण बताइए। ऑक्सिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एड्रिनलिन? तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिन। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों 36वां, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लेज्मोडियम में या लेशमानिया में? तो कहां होता है? यीस्ट में। 38वां क्वेश्चन है साथियों, किसी कोशिका में अनुवांशिकी संकेत निहित होते हैं? डीएनए में, आरएनए में, कोशिका द्रव्य में या राइबोसोम में? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, डीएनए जो अनुवांशिकी का वहन जो कौन करता है? डीएनए। 39वां क्वेश्चन साथियों, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजोसस में द्वारा, हाइड्रा द्वारा, प्लेनेरिया द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो किसके द्वारा साथियों? राइजोसस के द्वारा। राइजोपस है ना, तो ध्यान दीजिएगा, राइजोपस के द्वारा। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है साथियों, परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। क्या होते हैं? परागकोश में क्या होते हैं? परागकण। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मादा जनन अंग, जनन तंत्र का भाग नहीं? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी? तो क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका कौन से है? पुरुष जो है नर जनन अंग का भाग है। ठीक है। लक्षणों का वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्टसन ने, कैरोलस लिनियस ने, ग्रेगर जॉन मंडल ने या अरस्तु ने? तो किसने किया? ग्रेगर जॉन मंडल ने। अनुवांशिकी के जनक भी जो है इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है। अगला साथियों, मेडल के प्रयोगों में वे जीन दो संस्करण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं कहलाते हैं? प्रभावी जीन, अप्रभावी, समयुग्मी जीन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऐसे जीन क्या कहलाएंगे? प्रभावी। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो कौन सा? वाई। अगला प्रश्न है साथियों, सेडल ने किस पौधे का प्रयोग किया? सेम, चना, मटर, गेहूं? कौन से का? मटर। है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस माइनस अनंत, है ना, या अनंत? दो बार हो गया है ना, तो ध्यान दीजिएगा कहां होती है? अनंत। यदि किसी वस्तु
को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर, अनंत पर, वक्रता फोकस के बीच में, या वक्रता केंद्र पर? तो क्या बनेगा? वक्रता केंद्र पर। फटाफट लाइक करिए और आगे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल, है ना? किसका किया जाता है? उत्तल। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ठीक है, जल, प्लास्टिक, कांच, मिट्टी। तो ध्यान दीजिए, जल, प्लास्टिक, कांच से तो बनते हैं लेकिन मिट्टी का नहीं, है ना? किसी बिंब का समान एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाए? कहां पर रखा जाएगा? अनंत पर, लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के प्रकाशित बिंदु और फोकस के बीच में, या फोकस दूरी की दुगुनी जगह पर? कहां रखा जाएगा? फोकस दूरी की दुगुनी जगह पर जो है उसको रखेंगे तो हमें वास्तविक और समान प्रतिबिंब जो है मिलेगी, है ना? लेंस की आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये सारी चीजें तो लेंथ के हैं, लेकिन ये आई डाप्टर, डाईऑप्टर जो है उसकी एसआई यूनिट है ना? गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देना, जल में शैवाल की उपस्थिति, जल में प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो देखो, प्रिज्म वाले पार्ट में हमने पढ़ा था प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें जो है आकाश, समुद्र नीले दिखाई दिए जाते हैं। ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहाँ होता है? अभी मैंने बताया कहाँ होता है? प्रिज्म में। कहाँ होता है? प्रिज्म में। प्रकाश सफेद रंग जो होता है वो 7 रंगों में विभाजित होता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, हम नजदीक से नजदीक कितने नजदीक देख सकते हैं? केवल 25 सेंटीमीटर। उससे ज्यादा नजदीक लाएंगे तो हम नहीं देख पाते हैं, है ना? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, या अवतल लेंस। तो कौन से? मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, उड़ान के नाम से है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष में कोई फर्क, जो भी डिफरेंस है, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस दूर है, देखिए ये हुआ मेरा अवतल, ये हुआ उत्तल। ये हुआ दूरदृष्टि, ये हुआ निकट दृष्टि। इसमें 3 वर्ड है तो इसमें 4 वर्ड है, मतलब ज्यादा को ज्यादा के वर्ड से मिला दीजिए, कम वाले को जो है कम वाले के वर्ड से मिला दीजिएगा, तो ये आपके उत्तर जो है सही हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत धारा एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र का अंश है पोटेशियोमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, या वोल्टोमीटर। तो कौन सा है? अमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, यदि विभवांतर को वोल्ट में, धारा को एम्पियर में मापते हैं तो शक्ति का क्या मात्रक होता? एम्पियर मीटर, वोल्ट एम्पियर, न्यूटन टेस्ला। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये कभी नहीं हो सकता है, ये टेस्ला न्यूटन भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? वोल्ट एम्पियर। विद्युत स्त्री एक उदाहरण है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, या उपरोक्त में से सभी। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है विद्युत स्त्री का एक उदाहरण है। ठीक है, धारावाही चार तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो क्या होता है? बढ़ जाता है। मैंने सभी सब्जेक्ट के जो है 200-300 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं,
उससे बाहर 90% चांस है कि उससे बाहर नहीं जाना वाला है, 99%। एक दो प्रश्न जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ना, उस वे में आप लोग समझ जाएंगे तो कर देंगे। ठीक है साथियों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब, शेयर चाहिए, शेयर कर दो, सभी लोगों को फायदा मिल जाए। ठीक है, समान चुंबकीय ध्रुव आपस में क्या करते हैं, एक जैसे लोग से क्या कर हो रहे हैं, यहाँ पर जल रहे हैं तो दूर भग रहे हैं, और एक दूसरे लोग दूसरे से दूसरा मिलता है तो आकर्षित हो रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती है, बंद वक्र, खुला वक्र या बंद वृत्त। तो क्या बनाती है, बंद वक्र। अगला प्रश्न साथियों, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण या अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्या होगी, ऊपरमुखी होगी, ऊपरी मुखी जो है उसकी दिशा होगी। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव के जो है उदाहरण है। ठीक है, घास पुष्प प्लास्टिक, घास लकड़ी प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक नींबू का रस, कांच चमड़ा और लकड़ी। देखिए साथियों, इसमें कुछ चीजें क्या है, जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक प्लास्टिक, कांच, तो ये क्या है, यही जो है हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, धन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक स्थानांतरण क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला, परितंत्र, पिरामिड। तो क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न साथियों, किसी परितंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। तो क्या है, परितंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक, तीनों जो है परितंत्र के घटक हैं। अगले प्रश्न की ओर जाता हूं साथियों मैं। हाँ, अगले प्रश्न की ओर जाता हूं। हरे पादप किस शोषी स्तर में आते हैं, किस शोषी स्तर में आते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। घास, घास को खरगोश ने या हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने, शेर को जो है मांसाहारी को मानव ने। तो ये कौन से हो गए, प्रथम। सबसे बड़ा परितंत्र होता है रेगिस्तान, महासागर, वन, झील। सबसे बड़ा परितंत्र होता है साथियों महासागर, क्योंकि महासागर में कई तरह के जो है जल जीव, असंख्य जल जीव जो है पाए जाते हैं। तो आप लोगों के 67 ऑब्जेक्टिव्स थे, 67 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अगले सेशंस में आप लोगों को मैं मिलता हूं, वहां पर रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर दो, ये क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आपका जो है संस्कृत और इंग्लिश भी शुरू हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट के जो है ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर जाने वाला अब नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर से मुझे मोटिवेशंस मिलता है और आपके मोटिवेशंस से मैं क्लास क्रिएट कर पाता हूँ।